देखिए, आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें से सवाल रहता ही रहता है। हम लोग आज करेंगे ताप मापने के पैमाने। ताप मापने के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। मेजरमेंट देखो, ये जो स्केल है, पैमाना, ये बता दो ताप मापने के कितना पैमाना से परिचित हो? मोटा मोटा तो जानते हो कि भाई सेल्सियस पैमाना होता है एक। दूसरा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा रीमर, केल्विन पैमाना। अब देखो तो किसका प्रयोग अभी लगभग नगण्य हो गया है? रीमर पैमाना का यूज लगभग क्या हो गया है? नगण्य हो गया है। लेकिन सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना का यूज आज भी चल रहा है। ठीक है। अब देखो, ये पैमाना जो स्केल, जो ताप मापने के पैमाना कैसे बनाया गया है, इसको समझ लो। ये पैमाना बनाने के लिए हिमांक आइस पॉइंट, और भाप पॉइंट, हिमांक और भाप बिंदु। ठीक है। भाप बिंदु, भाप बिंदु कब होता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, हिमांक और भाप बिंदु का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। जैसे हम समझें, देखो, मान लिया कि सेल्सियस पैमाना बनाना है। सेल्सियस पैमाना बनाना है तो सेल्सियस पैमाना बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? हिमांक लेंगे। हिमांक कितना होता है? हिमांक
0 डिग्री सेल्सियस पर हिम गलने लगता है तो हिमांक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। और भाप बिंदु कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये पैमाना ले लिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस। इसको एक एक डिग्री में बांट दिए। एक एक डिग्री में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 भाग में बांट देंगे ना, बटेगा कि नहीं? तो इसको हम लोग 100 डिग्री में बांट दिए, तो ये क्या बनेगा? सेल्सियस पैमाना बन गया। अगर फ़ारेनहाइट हम पैमाना बनाना हो फ़ारेनहाइट पैमाना बनाना हो तो हिमांक इसमें होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और भाप बिंदु कोई भी पैमाना बनाने के लिए हिमांक और भाप बिंदु ले लेना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको घटाओ, 212 में 32 कितना होगा? 180। ठीक है, अब 180 है, तो एक एक डिग्री को इसमें बनाने के लिए एक एक डिग्री पर बांट देंगे। एक एक डिग्री तो कितना हो गया? 180 लाइन आ जाएगा ना एक एक डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो ये बन जाएगा फ़ारेनहाइट पैमाना। उसी तरह से अगर र्यूमर पैमाना बनाना है तो र्यूमर पैमाना में भी क्या लेना पड़ेगा? हिमांक और भाप बिंदु। ये देखो 0 डिग्री आर पर हिमांक है और भाप बिंदु 80 डिग्री आर पर। इसको 0 डिग्री से 80 डिग्री ले लेंगे और एक एक डिग्री में बांट देंगे तो कितना भाग बटेगा? 80 बटेगा। अगर केल्विन पैमाना बनाना है तो हिमांक और भाप बिंदु ले लेंगे। ठीक है, ये हिमांक कितना डिग्री पर होता है, कितना केल्विन पर होता है? 273 केल्विन। देखो जब केल्विन लिखा जाएगा तो डिग्री नहीं लिखा जाएगा, डिग्री केल्विन नहीं होता है। 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन। कितना का अंतर है? 100 का। तो एक एक डिग्री का क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, इसको बांट देंगे तो ये बन जाएगा क्या? पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना, ऐसे करके ये पैमाना बन गया। ठीक है, अब पैमाना को इक्वेट करने के लिए एक सूत्र अगर बनाए, हम एक सूत्र बनाए हैं तो देखो हम लिखते हैं ना, C माने सेल्सियस पैमाना है, C -0 बटा 100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? F। ये देखो हिमांक बिंदु लिखा हुआ है, F -32 बटा 180 भाग में बांटा है 180। तीसरा R -0 बटा 80। केल्विन में K -273 बटा 100। देखो यह सूत्र बन गया है। अब इक्वेट करके जो निकालना होगा उसको हम निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले यह लिखिए, लिखिए तापमान
ताप मापने हेतु ताप मापने हेतु पैमाना, आप पैमानों कोष में लिख दो स्केल्स, पैमानों के निर्माण के लिए हिमांक आइस पॉइंट, हिमांक तथा भाप बिंदु स्टीम पॉइंट, भाप बिंदु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो सेल्सियस स्केल में हिमांक कितना पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए ये जो सेल्सियस स्केल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में विभाजित होता है, एक डिग्री में। तो लिख लो सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यह स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच एक डिग्री में विभाजित रहता है। तो लिखो, इस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस एक डिग्री में विभाजित होता है। एक डिग्री में विभाजित होता है। और ऐसे बना दो, याद रहेगा। ऐसे बना दो, ये 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक, यहां बना दो 100 डिग्री सेल्सियस भाप बिंदु, और इसको 1 डिग्री सेल्सियस एक डिग्री में विभाजित कर दो। ऐसे एक डिग्री में विभाजित कर दो। यहाँ नीचे लिख दो सेल्सियस स्केल। ठीक है, बना लिए। अब फ़ारेनहाइट स्केल, अब समझ गए हो, बस खाली लिख लो फ़ारेनहाइट स्केल। बना दो ऐसे, यहाँ पे हिमांक 32 डिग्री है, भाप बिंदु 212 डिग्री है। अगर एक डिग्री पर एक डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको विभाजित करेंगे तो कितने भाग में बटेगा?
180 भाग में विभाजित। उसी तरह से र्यूमर पैमाना ले लो, ये हिमांक कितना होगा 0 डिग्री आर, भाग बिंदु 80 डिग्री आर। अगर हम 1-1 डिग्री आर में विभाजित करें तो कितने भाग में विभाजित होगा ये 80 भाग में विभाजित। अस्सी भाग में विभाजित। आगे करें। देखो केल्विन पैमाना अगर बनाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा हिमांक 273 केल्विन। डिग्री लिखेंगे या नहीं? नहीं। और एक भाप बिंदु 373 केल्विन। अगर हम 1-1 केल्विन में विभाजित करेंगे तो कितना विभाजन होगा 100, तो 100 भाग में विभाजित, 100 भाग में ये विभाजित होगा। स्केल बन गया सब। अब देखो पैमानों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के सूत्र। यहाँ से सब यहीं से सवाल रहता है, एक दूसरे में परिवर्तित करिए पैमानों। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। इसमें सी और जो हिमांक बिंदु है उसको कितना होगा 0, और नीचे कितने भाग में डिवाइड किए थे स्केल को 100। दूसरा F फ़ारेनहाइट है तो इसका हिमांक कितना था 32, कितने भाग में विभाजित किए थे तो 180। र्यूमर स्केल में कितने भाग में 80। केल्विन में K - 273 कितने भाग में विभाजित किए थे 100 भाग में। तो यही याद रखना है आपको, और सेल्सियस को जिसमें बदलना कहेगा वो बदल लेंगे आप।
देखो एक सवाल पूछा करता है, बहुत बार पूछा है, जल कितने तापमान पर जमता है? ये आया हुआ प्रश्न है। जल कितने तापमान पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री या 273 के? क्या होगा आंसर? सब हिमांक बिंदु है अलग अलग स्केल पर ना, तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल पूछ दिया करता है कि कमरे का सामान्य ताप, रूम टेम्परेचर, कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस तापमान को फ़ारेनहाइट में बताएं। निकाल कर बताओ तो। निकाल कर बताओ। कितना? 64, 59 ना। क्या करेंगे इसके लिए? C माइनस 0 बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 9 180। ठीक है, यही था ना। अब देखो यह कितना है? कमरे का तापमान 27 डिग्री, F माइनस 32 बटा 180। अब देखो 27 गुना 180 बटा 100 बराबर F माइनस 32। अब देखो तो 48.6 आ रहा है। ठीक है, तो 48.6 बराबर F माइनस
32। एफ जाएगा तो इधर 32 जुट जाएगा ना। 8 2 10, 4 3 7, 1 8, 80.6 होगा। तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा? देखो बी है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछता है, निकालने जानना चाहिए। और आया हुआ सवाल अभ्यास कर लीजिएगा घर में। जैसे ही अभ्यास करिएगा कहीं भी आएगा बनाने। अब चलो हम करते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखो समझो, अगर सिद्धांततः हम देखें, सिद्धांततः अब देखें, हम देखें तो किसी भी पदार्थ का उच्चतम तापमान कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसका लिमिट नहीं है। लेकिन किसी पदार्थ का सैद्धांतिक रूप से आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं। तो जो न्यूनतम संभव तापमान है वो कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। यही जो न्यूनतम संभव तापमान है वही क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। ठीक है, तो लिख लीजिए। सिद्धांततः या सिद्धांत रूप में, सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई, सिद्धांत रूप में माने सिद्धांततः, सिद्धांत रूप में थ्योरेटिकली, सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। परंतु न्यूनतम ताप की सीमा होती है। किसी भी पदार्थ की न्यूनतम तापमान, निम्नतम तापमान लिखो, न्यूनतम से निम्नतम तापमान, निम्नतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। अतः इसी न्यूनतम संभव तापमान को, अतः इसी न्यूनतम संभव तापमान को
परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, देखो ये जो परम शून्य ताप है उसको हम केल्विन में बांटते हैं। तो देखोगे कि 0 के बराबर क्या हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लो -273.15 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो 0 के का मान कितना होगा, -273, हाँ 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक सवाल पूछा करता है, ये सवाल पूछा करता है कि परम शून्य तापमान पर जर्मेनियम कैसा व्यवहार करेगा। परम शून्य तापमान पर जर्मेनियम कैसा व्यवहार करेगा। इसकी चालकता बढ़ जाएगी, चालकता घट जाएगी, चालकता बढ़ती घटती रहेगी, या फिर यह जो है विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर। बताओ, बताओ देखो ये जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब देखो अर्धचालक की विशेषता होती है कि अगर तापमान में हम वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि करने पर अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो परम शून्य ताप क्या है, न्यूनतम तापमान है। इसका मतलब है कि तापमान हमने क्या किया है, कमाया है, घटाया है, तो चालकता क्या होगा, कम होगा। लेकिन परम शून्य ताप है, वहां चालकता एकदम से कम हो जाता है और फिर आप देखेंगे कि जर्मेनियम विद्युत रोधी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करने लगता है। बार बार पूछता है, कोई भी अर्धचालक होगा उसको अगर परम शून्य ताप पर रखेंगे तो वो कैसा काम करने लगेगा,
इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा। ये पूछा करता है आंसर डी, और उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए नीचे। लिखो, कोई भी अर्धचालक कोई भी अर्धचालक कोई भी अर्धचालक के तापमान में अर्धचालक के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। अर्थात ताप घटाने पर चालकता घटती है। ताप घटाने पर चालकता घटती है। परम शून्य ताप पर कोई भी अर्धचालक विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, देखिएगा प्रीवियस ईयर के सवालों को, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार पूछ देता है कि अगर अर्धचालक को परम शून्य ताप पर हम ले जाते हैं तो उसकी चालकता क्या होगी, तो कैसा व्यवहार करने लगेगा, इंसुलेटर की तरह। अब हम लोग देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। देखो, कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान ले लिए। एकांक द्रव्यमान मतलब क्या, चाहे तो आप 1 केजी ले लीजिए, चाहे तो ग्राम में लेंगे तो 1 ग्राम मास ले लीजिए, उसका एकांक द्रव्यमान ले लीजिए। और इस एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है। क्या करेंगे, इसमें हीट देंगे तो ऊष्मा देंगे। तो जितना ऊष्मा देने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, वही ऊष्मा क्या कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कहलाएगा।
ठीक है। अब अगर विशिष्ट, चलो पहले इसको लिख लो परिभाषा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान लेकर उसके तापमान में यदि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना हो तो उसके लिए उष्मा की एक निश्चित मात्रा देनी होगी। उष्मा के वही निश्चित मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। ठीक है। अब देखो विशिष्ट उष्मा बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट उष्मा बराबर आवश्यक उष्मा, जो निश्चित मात्रा दिए हैं, आवश्यक उष्मा की मात्रा गुना क्या? आवश्यक उष्मा की मात्रा, ये बटा गुना में बटा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और फिर जो तापमान में वृद्धि हुई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप में वृद्धि, यही विशिष्ट उष्मा बराबर होता है। आवश्यक उष्मा की मात्रा बटा द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। अब देखो बहुत बार जो यहां से सवाल पूछता है कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक क्या होगा? आवश्यक उष्मा की मात्रा, उष्मा का SI क्या मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जूल बटा द्रव्यमान का SI मात्रक kg, किलोग्राम, और ताप में वृद्धि का SI मात्रक ताप का क्या होता है? केल्विन, तो किलोग्राम इंटू केल्विन। अब आप ऊपर ले जाइएगा अगर इसको, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन,
तो प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो गया। जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, यही देखोगे बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। अगर विशिष्ट ऊष्मा का सीजीएस मात्रक निकालना हो तो क्या होगा? ऊष्मा कैलोरी, कैलोरी, द्रव्यमान ग्राम, ताप में वृद्धि 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कहो, डिग्री सेल्सियस। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, यही होगा। कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। देखो यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है। ऐसे समझो, अगर जल है, हम 1 ग्राम जल ले लिए और इस 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करना है। तो जाहिर है वृद्धि करने के लिए उष्मा देना होगा। कितना उष्मा देंगे? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी उष्मा देना होगा। तो जल का स्पेसिफिक विशिष्ट उष्मा होगा, वो कितना होगा? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, सही ना? यही होगा। तो लिखो, चूंकि 1 ग्राम जल, चूंकि 1 ग्राम जल के तापमान में, 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने हेतु हेतु 1 कैलोरी, 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल के विशिष्ट उष्मा की मांग, अतः जल की विशिष्ट उष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम
प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो देखोगे जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, ये पूछा करता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के सवाल, तो आप बना लीजिएगा इसको। अब जरा सा हम देखते हैं कुछ पदार्थों के विशिष्ट उष्मा को। यहां से इस चार्ट से सवाल रहता है, इसीलिए आप इस चार्ट को देखिए, समझिए, और वहां से किस तरह के सवाल आ सकता है तो देखिए। अगर एक पदार्थ है इधर और इधर विशिष्ट उष्मा का मान, विशिष्ट उष्मा का मान, तो देखो मान लिया हम जल लेते हैं, ठीक है, तो विशिष्ट उष्मा का मान इधर, ये विशिष्ट उष्मा का मान किसमें है, कैलोरी कैलोरी प्रति प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में। तो देखो जल का विशेष उष्मा कितना होगा, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। जल बनाते चलो। अल्कोहल अल्कोहल का 0.6, बर्फ का 0.5, टारपीन टारपीन का 0.42, मैग्नीशियम 0.25, संगमरमर 0.21, एल्युमिनियम 0.21, बालू 0.20, कार्बन 0.17, आयरन लोहा 0.11, पीतल 0.09, सीसा 0.03।
ठीक है, इस चार्ट को देख रहे हो, सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसका है? जल का। देख रहे हो ना? तो यहां से पूछता है कि सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, वो दे देता है उसमें। लोहा, जल, अल्कोहल, पीतल, शीशा, ऐसे करके दे देगा। इस चार्ट को देखे रहेंगे तो फिर बहुत सहूलियत होगी। चार्ट इसलिए दी जाता है कि ये नहीं कि सब एकदम याद होना चाहिए, नहीं, उस चार्ट से किसका ज्यादा है कम है ये आइडिया मिलता है चार्ट को देखने से। एक तो पूछ देता है कि जल की विशिष्ट उष्मा कितना है, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है, और सबसे अधिक इसी का होता है। तो नीचे लिख लीजिए, जल का सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होता है। जल का सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होता है। अच्छा, यह देखो, यह जो चार्ट दिख रहा है ये ठोस और द्रव का है। देखो, ये बर्फ क्या है? ठोस, जल, द्रव। देख लो, आ तो ठोस है, आ तो द्रव है। गैस का विशिष्ट उष्मा 1 होगा कि 2 होगा? 2। क्यों? आयतन और आकार ये दोनों उसका निश्चित नहीं होता है। तो एक बार निश्चित आयतन पर निकाला जाएगा विशिष्ट उष्मा, एक बार नियत, हाँ, मतलब दाब पर। ठीक है ना? तो दो गैसों में 2 एक प्रत्येक गैस का क्या होगा? 2 विशिष्ट उष्मा होगी। तो जरा सा लिख लो, गैसों की विशिष्ट उष्मा। गैसों की विशिष्ट उष्मा। देखो, चूंकि गैसों के आयतन चूंकि गैसों के आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, अतः गैसों की दो विशिष्ट उष्मा गैसों की दो विशिष्ट उष्मा होती है। दो विशिष्ट उष्मा होती है। गैस तो पहला निश्चित आयतन पर विशिष्ट उष्मा, देखो विशिष्ट उष्मा को C से सूचित किया जाता है, तो C भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? निश्चित वॉल्यूम पर निकाला गया विशिष्ट उष्मा। अगर Cp लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? निश्चित दाब पर निकाला गया विशिष्ट उष्मा। तो दूसरा लिखो, दूसरा निश्चित दाब पर विशिष्ट उष्मा। बस इतना ही जीएस में काफी है। विशिष्ट उष्मा, ठीक है, इतना काफी है। आप प्रीवियस ईयर के
जो आई स्पेसिस के सवाल आए हुए हैं, घटना चक्र, उसको बनाइए। और लूसेंट में भी साइंस के जो सवाल है उसको बनाना चाहिए, उसको भी बना डालिए, क्लास के साथ साथ उसको बनाते जाइए, तो फिर क्लास का सही उपयोग होगा। इसलिए जरूर उसको बनाइए, फिर तो सवाल कुछ करवाएंगे भी। और ठीक है, अगले क्लास में